नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं बाल विकास के 500 प्रश्नों की श्रृंखला में। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं वीडियो का पार्ट 4, जिसमें कि आज हम स्टार्ट करेंगे आपके 66 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मैंने 65 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं इससे पहले, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन साथियों ने वो नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखेंगे, प्ले लिस्ट में आपको वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। एक एक क्वेश्चन नोट करते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम जितने होते हैं सभी से कलेक्ट करके आपके लिए लाए गए हैं, तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन नोट करेंगे। ठीक है, तो जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि कोई भी सूचना आती है शिक्षक भर्ती संबंधित या इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो क्या है, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने एक मित्र तक ज़रूर शेयर करेंगे जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है। तो मैं बिल्कुल ये गारंटी देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये आपने कहीं नहीं देखे होंगे, सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो समझते हुए चलेंगे। ठीक है, नोट करते हुए चलेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इन क्वेश्चनों में से जितने मैं कराऊंगा आपने कितने ठीक किए। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी का पता चलता है कि आपने कितनी तैयारी करी है, क्योंकि एग्ज़ाम देखिए अभी कोरोना के चलते नहीं है, लेकिन होंगे ज़रूर, तो बिल्कुल तैयारी अपने बनाए रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं 66 क्वेश्चन से। तो खालिस्तान तथा और फिर भी खालिस्तान दे रखा है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैंने वादा किया है 500 क्वेश्चन कराऊंगा, 500 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाऊंगा मैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल दिक्कत की कोई बात नहीं है। कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियाँ, सीमाएँ, स्थिरता, परिवर्तन, खोज, पोषण। देखिए यहाँ पर जो दो ऑप्शन हैं यहाँ, मतलब ये एक अलग, ये एक अलग, तो इन दोनों को मतलब बताना है कि ये सेट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम पहला ऑप्शन लगा के देखेंगे, वंशानुक्रम तथा वातावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। या फिर हम देखिए दूसरा ऑप्शन लगाएंगे, चुनौतियाँ एवं सीमाएं की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो इसमें देखिए कौन सा आपको ऑप्शन फिट बैठ रहा है, तो कौन सा आपको लगाना है, बिल्कुल ऑप्शन ए लगाना है। मैंने आपको बता रखा है, पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ पर आपको वंशानुक्रम या पर्यावरण, यहाँ पर पर्यावरण की जब वातावरण भी दे रखेगा तब भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, अगर वातावरण दे रखा तब भी आपको लगाना है। ठीक है, वातावरण का मतलब वही जो हमारे चारों ओर पाया जाता है वो वातावरण होता है। पर्यावरण जो हमारे पर्यावरण जो हमारे चारों ओर पाया जाता है वही पर्यावरण है। ठीक है, तो दिक्कत की बात नहीं है, समझना है आपको। क्वेश्चन मतलब ऑप्शन आपको देख देगा कि यहाँ पर वंशानुक्रम, वातावरण तो आप जानते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ खिल गया, यहाँ पर्यावरण दे रखा है, तो आप जो है कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो आपको लगाना है वंशानुक्रम तथा पर्यावरण। ठीक है, कहीं भी आप ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर पूछ रहा है, यहाँ पर कह रहा है, देखिए यहाँ विशिष्ट अन्योन्य क्रिया की बात कर रहा है, का परिणाम विकास के विविध कार्यों, विविध मार्गों के निष्कर्ष के रूप में हो सकते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रियाएं माध्यम से छात्र को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष में शुरू किया गया था। तो कौन से वर्ष में शुरू किया गया था आपको, 2001 में, 2003 में, या 2004 में, या 2006 में। तो क्या बिल्कुल आप लगाएंगे, देखिए आंसर, जो आपका भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रियाएं थी, जिसमें आपको क्या था, देखिए आईटी स्कूल योजना। ठीक है, क्या है, आईटी स्कूली योजना कौन से वर्ष में हुई थी, तो बिल्कुल आप लगा देंगे कौन से में, आपकी ऑप्शन तीसरे में 2004 में हुई थी। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे कितने में हुई थी, 2004 में हुई थी। ठीक है, चलिए नोट करते हुए चलेंगे सारे क्वेश्चन। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, तो 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में शुरू किया गया था। तो पहले तो बता दूं, देखिए आरटीई जो 2009 था, इसके अनुसार जो था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनको निःशुल्क शिक्षा देने का इसमें प्रावधान रखा गया था। अब ये कह रहे हैं कि इसके तहत जो सर्व शिक्षा अभियान था वो कौन से वर्ष से शुरू हुआ था। ठीक है,
तो क्या 1996 से हुआ था, 1998 से हुआ था, 2001 से हुआ था, 2003 से हुआ था। तो बिल्कुल ये मैंने पढ़ा रखा है आपको, तो आपको बिल्कुल पता होगा कितने में, 2001 में। तो ये बिल्कुल जो सर्व शिक्षा अभियान था, देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन जाते हैं आपकी कि 6 से 14 वर्ष की जो आयु वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी थी वो किसके तहत किया था, आपका 2000 RTE 2009 के तहत, ठीक है। क्या है, RTE 9 के तहत, ठीक है। और जो सर्व शिक्षा अभियान चला था, जो शुरू किया गया था, वो 2001 में किया गया था, ठीक है। समझ में आ गई बात आपके। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया था। 1990, 1992, 1998 या 1996। तो बिल्कुल बताएंगे क्या इसका आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन आप लगाएंगे 1998, ठीक है। क्या है, 1998 में ये क्या हुआ गया था, निकाला गया था, क्या, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा। समझ में आ गई बात आपके। देखिए मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। स्तरीय शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया था, जिसके द्वारा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा कितने वर्ष, कौन से सन में किया गया था, 1998 में किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख देखिए उन साथियों से ज़रूर कहूँगा जिन्होंने वो पहले जो मैंने 65 क्वेश्चन करा रखे वो नहीं देखे, तो वो क्वेश्चन भी ज़रूर जाकर देखेंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। तो विद्यालय की संरचना पर, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता पर, या शिक्षक की लिखावट पर। देखिए यहाँ पर पहले समझ लेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। तो देखिए सबसे पहले देखिए शिक्षक की लिखावट तो अब नहीं लगाएंगे, क्या है, शिक्षक की लिखावट यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर योग्यता की बात कर रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्या होनी चाहिए, शिक्षक को जो है विषय की समझ होनी चाहिए। क्या, जब तक शिक्षक को, देखिए यहाँ पर प्रभावकारिता की बात कर रहे हैं। जब प्रभाव, देखिए कल जब छोड़ेगा, जब शिक्षक को कोई भी विषय पढ़ा रहा है तो उसकी समझ नहीं होगी तो कैसे दूसरे बच्चे पर प्रभाव छोड़ सकता है, ठीक है। तो जब तक उसे समझ नहीं होगी तो वो क्या है, बच्चे को नहीं समझा सकता, सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए। उसमें जितनी भी गतिविधियाँ, उसमें जो भी प्रक्रिया होती हैं, वो सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। विद्यालय संरचना पर कोई इससे कोई इफेक्ट नहीं है। देखिए क्योंकि आप कह सकते हैं, देखिए जो छोटा स्कूल होता है उसमें भी क्या है, पढ़ाई होती है, और बड़ा होता है जो हाईफाई होता है उसमें भी पढ़ाई होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था, ये इसलिए मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ये चारों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही है वो शिक्षक को विषय की समझ से संबंधित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगले की हम बात करेंगे। क्या है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे आप, ठीक है। तो छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो ये मैंने बिल्कुल करा रखा है आपको। जितने, देखिए मैं बता दूं, मैंने इससे पहले भी आपके, देखिए ये 500 क्वेश्चनों की सीरीज़ तो आप स्टार्ट करिए। इससे पहले मैंने कई बाल विकास आपके शिक्षण अधिगम जो हैं आपके, जो आपके सीटेट में एग्ज़ाम पूछा गया, सीटेट जो हुआ था उसमें मैंने क्वेश्चन कराए थे, जो कि कुछ क्वेश्चन तो आपके उसमें मतलब एज इट इज़ देखने को मिल गए थे, ठीक है। तो ये ना समझें कि ये क्वेश्चन कठिन है या सरल है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए जो सबसे ज़्यादा सहायक सामग्री उपयोग करता है वो किसके लिए करता है, आपको देखिए प्रभावित करने के लिए आप नहीं लगाएंगे। क्यों प्रभावित करने के लिए, तो देखिए वो शिक्षण सामग्री इसलिए करता है कि जो विषय वस्तु वो पढ़ा रहा है वो सरलता से बच्चा समझ लाए, ठीक है। क्या है, सरलता से समझ ले हैं। एकाग्रचित बनाने के जरूर थोड़ी अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कर रहा है, एकाग्रचित करने के लिए कर रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका ऑप्शन बी है, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। जब तक रोचक नहीं बनेगा तब तक बच्चा उसमें रुचि नहीं लेगा, तब तक वो इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। जब तक बच्चा उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा, ठीक है। उसके क्या है, अधिगम का विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो शिक्षण संबंधी जो सहायक सामग्री शिक्षक उपयोग करता है वो क्या है, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए करता है, जिससे क्या है बच्चा जो है आसानी से सीख ले, ठीक है। अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, तो यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा जाता है, समझ लेंगे। देखिए मैंने बता दिया आपको, सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट, केबीएस, डीएसएसबी, कोई भी आपका जो शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम है सभी से क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, ठीक है। तो क्या इसमें माता पिता को लिखना चाहिए,
जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। देखिए ये दो ऑप्शन तो आपको बिल्कुल गलत कर देने हैं। छात्रों को अनदेखा नहीं करना है बिल्कुल भी, छात्रों को दंडित करना है, ये भी आपको ऑप्शन गलत है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए जाकर उनसे मिलना चाहिए, माता पिता को लिखना चाहिए। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा सही है वो कौन सा है, ऑप्शन बी है। क्या है, जाकर उनसे मिलना चाहिए। अब माता पिता को लिखेंगे, ज़रूरी नहीं है देखिए वो आए या नहीं आए, ठीक है। तो क्या, जब तक उनसे नहीं मिलाएंगे तब तक क्या है, परस्पर बातचीत नहीं हो पाएगी एक बच्चे को लेकर, ठीक है। उसकी कमियों को पता लगाएंगे जिससे कि उसका निवारण किया जाए, और उसकी कमी को दूर करके क्या है, उसको जो शिक्षण के लिए जो वहाँ पर भेजा गया है बच्चे को, उसको जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो क्या है, एक अभिभावक को एक शिक्षक के क्या टच में रहना चाहिए, परस्पर जो कहते हैं पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो उनसे बातचीत करनी चाहिए, अपनी बच्चे की कमी को बताना चाहिए, उनसे जानना चाहिए कि क्या कमी है, ठीक है, जिससे कि उसकी शिक्षण प्रक्रिया है वो क्या है, अच्छी चल रही, ठीक है। समझ में आ गई, उनसे जाकर मिलना चाहिए। लिखने से देखिए इतना नहीं इफेक्ट पड़ेगा जितना वो शिक्षक मिलेगा जाकर। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 के, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो वंटित, सामूहिक, अंतरालित, ये इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, समझ लेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर कर रहे हैं किसी भी पाठ्य सामग्री का एक रूप में पढ़ना, पढ़ाई के रूप में कौन से जाना जाता है, देखिए सामूहिक तो नहीं जाना जाता, अंतरालित, अब देखिए एक रूप में अंतरालित उतना मतलब जो बदल बदल मतलब कोई भी आता रहे वो नहीं है। यहाँ पर एक रूप की बात कर रहा है तो ये भी नहीं होगा। बंटित, अलग अलग बांटा तो ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो इनमें से आप कोई भी नहीं लगाएंगे। क्या है, इनमें से आप कोई भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये एक स्वयं प्रक्रिया है, स्वयं पढ़ाई के रूप में जाना चाहिए, ठीक है। क्या है, स्वयं, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, तो क्या एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं। यहाँ पर देखिए हम समझ लेंगे, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो क्या इसका आंसर आप करेंगे बिल्कुल। तो क्या देखिए यहाँ पर नेमी कार्य, विशेषता कार्य, अत्यधिक विशेषता कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, यहाँ पर कह रहे हैं पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाना चाहिए। तो क्या ऑप्शन आप सी लगाएंगे, एक अत्यधिक विशेषता कार्य माना जाना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। समझ में आ गई बात आपके। चलिए क्वेश्चन हम अगला देखेंगे, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है और इसमें छात्र गलत करते हैं हमारे। क्या एकांत में, अलग में, लोगों के बीच, या व्यक्तिगत रूप से। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल समझने की बात है, एकांत में करेंगे या अलग अलग करेंगे। तो ना तो एकांत में करेंगे ना अलग अलग करेंगे, ठीक है। और व्यक्तिगत रूप से यहाँ वही आ गई, अलग अलग करने की बात आ गई, अलग अलग, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से अलग अलग करेंगे वो नहीं। लोगों के बीच करेंगे, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए लोगों के बीच। अब लोगों के बीच करेंगे तो जिससे क्या छात्र पर क्या है, एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ मेरी प्रशंसा हो रही है, मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से क्या है, मुझे क्या है, शाबाशी मिल रही है, प्रशंसा मिल रही है, ठीक है। तो वो उस कार्य को और बेहतर रूप से करेगा। तो बिल्कुल क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए लोगों के बीच करनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। तो ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैंने बता रखा है आपको, क्या आंसर आप इसमें लगाएंगे। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ साथी क्या करेंगे, इनमें दोनों लगा देंगे, ये नहीं करना आपको। ग्रेड और अंक दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। क्या है, ग्रेड और अंक दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ पर दोबारा समझेंगे क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है, ठीक है। क्या है, उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति में प्रवणता स्तर का फैसला किया जाता है। व्यक्ति के गुण की बात कर रहा है, तो अंक तो यहाँ नहीं दे सकते, ठीक है, अंक की बात नहीं कर रहे हैं। और जो अंक की बात नहीं कर रहे हैं तो ये भी आपका आंसर गलत हो गया। तो ये दोनों गलत, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जब देखिए पहले समझ लेंगे इनमें से है कौन सा है, मैं बताऊंगा। ऑप्शन ए सही होगा आपका, क्या है, ऑप्शन ए सही होगा, ग्रेड। तो ग्रेड के माध्यम से जब हम उसको क्या है बांटेंगे, देंगे, तो उसके अंदर एक जिज्ञासा बढ़ेगी कि हाँ मैंने ये कार्य किया है, मतलब अंदरूनी गुण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेड की बात करेंगे, अंक की विद्यालय में बात करेंगे, ये आपको समझना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है, तो इसकी वजह से आपका ऑप्शन डी भी मतलब जो है गलत हो गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोबारा समझ लेंगे, यहाँ पर कह रहे हैं देखिए
कि जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति में प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है, तो ग्रेड के माध्यम से। ठीक है, चलिए समझ में आ गए हो, बिल्कुल आप समझ में आ गई होगी बात आपके। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम। तो क्या है कि अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रव्य अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो क्या इसका आंसर आप करेंगे, देखिए बताएं। 60%, 85%, देखिए मैं दोनों तरह से बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए। 50% या 95%। तो क्या इसका आंसर आप बिल्कुल लगाएंगे। देखिए कितने परसेंट है जिससे हमारी पढ़ाई का जो हिस्सा है वो दृश्य और श्रवण अंकों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। कितने परसेंट जो है हमारा पढ़ाई का जो हिस्सा है वो श्रव्य और दृश्य अंगों मतलब जो सामग्री है उसके माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अब बिल्कुल आपको देखिए नॉर्मल भाषा में समझ में आ गया होगा। तो क्या इसका आंसर आप करने वाले हैं, ऑप्शन क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, 85%। ठीक है, तो क्या है 85% जो हिस्सा होता है वो श्रव्य दृश्य सामग्री से क्या है ग्रहण किया जाता है। तो देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी देखिए आप याद रखेंगे, जब कभी एक शिक्षक है एक बच्चे को, ठीक है, अपने छात्रों को क्या है श्रव्य दृश्य सामग्री से सिखा रहा है, तो बिल्कुल आपको आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर सीटेट के आंसर में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर क्या है कि उसमें श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से क्या है बच्चे को सिखाया जाता है। ठीक है, चलिए 78 क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुसंधान बढ़ावा देता है से कुछ लेना देना नहीं होता है की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या इसका आंसर आप करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए कह रहे हैं यहाँ पर जो सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित, ठीक है, करना है और मजबूत करने का अधिकार को निश्चयात्मक अनुसंधान। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो बढ़ावा नहीं देता है, ये तो आपको यहाँ क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल रहा है कि बढ़ावा यहाँ पर दिया जा रहा है। क्या है, बढ़ावा यहाँ दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं से कुछ लेना देना, तो ये भी नहीं है, जरूरत नहीं होती, ये भी गलत है आपका। ठीक है, दोबारा समझेंगे। वर्ग कक्षा के माहौल के एक सकारात्मक की बात कर रहे हैं और पढ़ाई वातावरण स्थापित करने की बात कर रहे हैं और मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसको बढ़ावा देना चाहिए। समझ में आ गई बात। चलिए देखिए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित रहती है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे। तो क्या कई गुना बढ़ जाती, जब कोई एक अधिकारी है उस पर प्रेशर कर रहा है, गलत मतलब कोई दूसरा काम करा रहा है, तो क्या घटेगी या बढ़ेगी। तो कई गुना बढ़ जाती है तो गलत है। अंशतः बढ़ती बिल्कुल नहीं, अप्रभावित नहीं, ये बिल्कुल घट जाती है। क्या है, घट जाती है, जी हाँ बिल्कुल। देखिए आप ही समझ लीजिए, आप कोई दूसरा काम जानते हैं, आपको दूसरा काम दिया जाएगा, तो जो आपकी क्षमता है आप उसके लिए बेवस किया जा रहा है, तो उसकी आपकी जो क्षमता है वो आपकी घटेगी नहीं घटेगी। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए अपने ऊपर रिलेट करके आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन अगर है छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल समझ लेंगे, देखिए कौन सी विधि का मूल्यांकन करना चाहिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखा है। चलिए आज समझ लेते हैं दोबारा से। रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। देखिए मैंने बता दिया आपको, मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, एक सतत होता है, एक व्यापक होता है। ठीक है, क्या है, एक सतत होता है और एक व्यापक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि छात्रों का मूल्यांकन करना है तो आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। अंत में बिल्कुल नहीं करना है, हमें एक छात्र की कमियों का निरंतर पता मतलब लगाकर तुरंत ही उसको क्या है ठीक करना है। ठीक है, तो ये कौन से में आता है, आपका सतत मूल्यांकन में आता है। जी हाँ बिल्कुल, सतत मूल्यांकन जो होता है वो निरंतर चलता रहता है। ठीक है, सात मतलब सत्र तक, पूरे सत्र तक चलता रहता है। ठीक है, जो हम जो मतलब कहते हैं महीने जो मंथ वाली हमारी परीक्षा होती है वो हमारी सतत मूल्यांकन में आती है। ठीक है, जो वीकली टेस्ट होता है वो भी सतत मूल्यांकन में आता है। मतलब हम बच्चे की कमियों को उसमें आकलन करते रहते हैं, हम पता लगाते रहते हैं और उसको क्या है ठीक करते रहते हैं। अब कोर्स के अंत में ये आपका व्यापक आकलन हो गया, क्या है, व्यापक मूल्यांकन हो गया। अब प्रत्येक छमाही में ये भी आपका जो ज़्यादा देर में हो गया तो बिल्कुल सतत मूल्यांकन आप लगा देंगे। ठीक है, व्यापक मतलब जो सत्र के अंत में किया जाता है मूल्यांकन, जो हम एग्ज़ाम देते हैं, वार्षिक परीक्षा देते हैं, वो आपका व्यापक होता है। और सतत होता है जैसे हम वीकली टेस्ट देते हैं, कुछ भी देते हैं, जो हमारी एक्टिविटी उसमें शामिल होती है। ठीक है, पर डे या कोई भी हफ्ता भर में। ठीक है, समझ में आ गई बात आपकी, सतत क्या है और व्यापक क्या है। तो बिल्कुल हमें जो
मतलब कह सकते हैं एक शिक्षक को छात्र को कौन सी विधि के द्वारा प्रयोग करना चाहिए, किस विधि के द्वारा मूल्यांकन करना चाहिए, तो सतत मूल्यांकन के द्वारा करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर दे देता कि आपका कि मंथली टेस्ट, ठीक है, क्या देखिए कोई वीकली टेस्ट दे देता, या बच्चों से किसी भी कार्य पर क्या प्रयोगात्मक कार्य कराना, ये आपके माने जाते हैं। ठीक है, सतत मूल्यांकन में। चलिए अगला क्वेश्चन 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह क्या एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ने में सक्षम हो, या ऑप्शन डी हमारा ये सभी। तो इस क्वेश्चन को देखकर आपको कुछ पता चल रहा होगा, बिल्कुल ये सभी जो है हमारे एक शिक्षक को होना चाहिए। क्या एक आदर्श जीवन भी जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी भी करता हो, बिल्कुल प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में भी सक्षम हो, ये तीनों ही क्वालिटी होनी चाहिए एक शिक्षक में। तो एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वो क्या होगा, इन तीनों से गुजरता है। ठीक है, आदर्श रूप में अभी हमने पढ़ा था, बिल्कुल एक आदर्श होगा तो एक बच्चों पर क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा, निष्ठापूर्वक कोई भी उसमें भेदभाव नहीं करेगा बच्चे में। ठीक है, प्रभावकारी तरीके से जो पढ़ा रहा है वो बच्चों पर क्या कितना इफेक्ट पड़ रहा है वो भी होना चाहिए उसमें शामिल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम 82। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर आप करने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले दोबारा समझ लेंगे आप क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्या हल करना ये अधिगम के लिए नहीं, उसका निवारण भी करना, समस्याओं को पहले पता भी लगाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आप ऑप्शन पहला गलत कर। विशिष्ट हुनर का विकास, जरूरी थोड़ी है कोई बच्चा कमज़ोर है और उसको भी तो साथ में लेकर चलना, ये भी आप गलत करेंगे। आचरण संबंधी, जरूरी थोड़ी है हर कोई बच्चे एक सा होता है, वो भी नहीं करेंगे। तो इनमें से आप कोई नहीं लगाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन डी लगा देंगे, सही आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अधिगम में हम देखिए सारी चीज़ें लेकर चलनी है। बच्चे देखिए कोई कमज़ोर छात्र है उसको भी लेकर चलना है, कोई प्रतिभाशाली उसको भी संग लेकर चलना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप समझते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन है, भेदभाव किसी प्रकार का नहीं करना है बच्चे के साथ। चलिए क्वेश्चन अगला हम पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, या खुद करके। बिल्कुल ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके। देखिए कह रहे हैं यहाँ पर क्या है कि एक प्रभावकारी तरीके से हुनर सीखने की आप बात कर रहे हैं। तो हुनर सीखने मैंने आपको पढ़ा रखा है कि बच्चा जब क्या करेगा, एक्टिविटी खुद करेगा तो क्या है उसको आसानी से वह सीख लेगा और क्या है मतलब जल्दी से जल्दी वो उस कार्य को करने में सक्षम हो जाएगा। ठीक है, तो अवलोकन करके जरूर नहीं है। देखिए केवल कोई भी बच्चा है वो देख कर ही क्या है, अवलोकन करके ही क्या सीखता है, वो केवल समझता है, लेकिन जब तक वह कार्य खुद नहीं करेगा तब तक वह कोई भी हुनर नहीं सीख पाएगा। आपने कोई भी मिस्त्री देखा होगा तो मिस्त्री केवल देख कर ही नहीं होता, वो प्रैक्टिकल भी करता है, प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए साथ के साथ, तब वह क्या है उसको सीखता है। सुनकर नहीं कर पाएगा, पढ़कर नहीं कर पाएगा, खुद कर बिल्कुल स्वयं करके, मैंने बताया करके सीखने वाली चीज़ को आप बिल्कुल आंसर सही लगा देंगे। जहाँ पर स्वयं करने की बात आ जाएगी वो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात आपके। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, वर्णमाला की पहचान वर्ष की आयु में शुरू होती है? तो कौन से वर्ष में? 6 वर्ष में, 5 वर्ष में, 4 वर्ष में, 3 वर्ष में। या वर्णमाला की पहचान की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ आप समझेंगे। यहाँ पर 2 मत आते हैं, 3 और 5। ये मैं बिल्कुल डायरेक्ट ही हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे वहीं भी पूछता हूँ, यहाँ आपका क्वेश्चन अटकता है। वर्णमाला की पहचान वर्ष की आयु में शुरू होती है, शुरू की बात कर रहे हैं, पहचान की बात कर रहे हैं। तो देखिए पहचान जो हम बुलवाते हैं कि आ बोलो बेटा, तो पहचान तो नहीं हो पाती है, वो बोलना सीखता है। पहचान आपकी 5 वर्ष में होती है। ये अगर इन दोनों ऑप्शन में से आप कौन सा आंसर रहेंगे ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। ठीक है, चलिए कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इस क्वेश्चन को। 84 क्वेश्चन है, 5 लगाएंगे या 3 लगाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्या विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने? क्या जानना चाहिए? एक अध्यापक को किसी भी विद्यार्थी का सामाजिक विकास करना है तो उसे क्या जानना चाहिए? क्या विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। ये तो आप बिल्कुल आप जो है आंसर कर ही लेंगे। देखिए व्यक्तिगत रुचि तो आप नहीं लगाएंगे, बिल्कुल मैंने बता दी। व्यक्तिगत की बात देखिए कहीं हद तक ठीक होती है, मतलब व्यक्तिगत मैं बताऊं कब ठीक होती है, जब शिक्षा देने की बात आ जाएगी। क्या है,
जब बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने की बात आ जाएगी तब व्यक्तिगत रूप से आप शिक्षा कराएंगे, ठीक है। मतलब कोई भी मंदबुद्धि बच्चा है या कोई सामान्य बच्चा है या कैसी, मतलब विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, तो सभी को क्या व्यक्तिगत रूप से लेकर चलना है, समान नहीं लेकर चलना है। तो सभी पक्षों की आप बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। विद्यार्थियों के सभी पक्षों को आपके क्या जानना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर बच्चे के सभी पक्षों का यहाँ पर जानने की बात आ जाएगी एक शिक्षक के द्वारा, तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसकी कमियों का और वो किस चीज़ में रुचि ले रहा है, सारी चीज़ वो क्या है एक अध्यापक को जानना चाहिए उसके शिक्षण के लिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का विकास हो रहा है तो एक विद्यालय में एक अध्यापक को उसके बारे में सारी चीज़ें जानकारी चाहिए, तभी क्या है बच्चे का विकास आसानी से हो पाएगा। तो मैं आशा करता हूँ साथियों, जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं 20 क्वेश्चन कराए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, बढ़िया लगे होंगे, आपके समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपके कोई भी दिमाग में डाउट रहता है किसी क्वेश्चन को लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिमाग में आपकी दुविधा है किसी भी प्रकार क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो साथियों बिल्कुल मैं आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो जो साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि कोई भी ऐसी वीडियो नेक्स्ट आती है आपके पास तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सकेगा, या कोई सूचना आती है शिक्षा भर्ती संबंधित तो वो भी आपका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सकेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी या क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करके जाएंगे, ठीक है, जिससे कि और भी हम क्वेश्चन लेके आएँ तो आपके लिए क्या है बेहतरीन से बेहतरीन आपको क्या है कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो बिल्कुल मिल लेते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।